बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 21 आज स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक जो हमने आज का कवर करना है वो है इक्विलिब्रियम। और इसके बाद हमारे पास आज का लेक्चर है 21, फिर उसके बाद 22, 23 और 24 लेक्चर्स में हमने ये रिमेनिंग चैप्टर कंप्लीट करना है। तो मैं आज ही आपको बताता हूँ कि हमने नेक्स्ट 4 लेक्चर में क्या करना है। तो 21 वाले लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने ये इक्विलिब्रियम का टॉपिक कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। इसमें कंडीशंस वगैरह ये यहाँ तक। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 22 के अंदर हमने इसकी एग्जांपल्स करनी है, कोई क्विज़ करना है और जो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारे कवर करने हैं। तो हमारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, कोई क्विज़ ख़त्म हो जाएंगे, एग्जांपल्स भी वाइंड अप हो चुकी होंगी। और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 23 में इंशाल्लाह हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो हैं इनको करेंगे और इसके साथ हमारे पास इनसाइड द चैप्टर जो भी है वो हम वाइंड अप कर देंगे। फिर जो लास्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 24, उसमें मैं आपसे एक्सरसाइज डिस्कस कर लूँगा। तो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमारे हो चुके होंगे, तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें होंगे वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर भी लेक्चर नंबर 24 तक इंशाल्लाह अब कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने फिर इस वजह से मेरे साथ साथ रहना ताकि कि प्रॉपर जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सके इन टॉपिक्स के बारे में और प्रिपरेशन भी हो सके। तो आज हमें बात करनी है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं कि जब कोई चीज़ जो है हम ये समझते हैं जब किसी चीज़ के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होती तो वो चीज़ इक्विलिब्रियम की हालत में होती है, मतलब स्टेबल होती है। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट को कहते हैं जिस स्टेट के अंदर, एक और कन्फ्यूजन इक्विलिब्रियम के बारे में ये होती है कि समझते हैं कि जो चीज़ चल रही है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, जो चीज़ रुकी हुई है वो इक्विलिब्रियम में। तो हमने ये कुछ कन्फ्यूजन इनको क्लियर करना है। पहली बात यह है कि इक्विलिब्रियम के अंदर ये नहीं है कि किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। फोर्सेस बेशक लग रही हूँ, जितनी मर्जी फोर्सेस लग रही हूँ, लेकिन सब फोर्सेस का जो सम है, जो रिजल्टेंट फोर्स है या नेट फोर्स है, वो ज़ीरो होनी चाहिए। कोई फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बचनी नहीं चाहिए। लेफ़्ट की फोर्स राइट से कैंसिल हो जाए, अप की बॉटम से कैंसिल हो जाए, फॉरवर्ड बैकवर्ड कैंसिल हो जाए, सब फोर्स अगर एक दूसरे कैंसिल हो जाती हैं और उस बॉडी के ऊपर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं बचती, नेट फोर्स नहीं बचती, तो हम इजीली कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ चुकी हुई है। तो अब ये बात दो सिचुएशंस में हो सकती है। वो एक सिचुएशन ये है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। रेस्ट में होना इस चीज़ का सबूत है कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ हमने पढ़ा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करती है तो फिर वो चीज़ रुकती नहीं है, फिर उसके अंदर एक्सेलरेशन आती है। तो वहाँ पर डेफिनेशन आप उसको देख सकते हैं कि नेट फोर्स जब भी प्रोड्यूस होती है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और वो एक्सेलरेशन और नेट फोर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अगर एक चीज़ जो है उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हों लेकिन वो चल नहीं रही, रुकी हुई है, तो कन्फर्म है कि फिर वो इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब उसकी सारी फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं, कोई फोर्स उसके ऊपर बच नहीं रही। दूसरी एक और सिचुएशन ये हो सकती है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ। क्यों? अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो अगेन उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, क्योंकि एक्सेलरेशन कहते हैं किसको है? चेंज इन स्पीड को, इंक्रीज या डिक्रीज इन स्पीड को कहते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, और अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रही तो न्यूटन का सेकंड लॉ कह रहा है कि फिर उसके अंदर कोई नेट फोर्स नहीं है। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो तो वो बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होगी। अब एक ही सिचुएशन बच जाती है, वो क्या कि ऑब्जेक्ट चल रहा हो और उसकी स्पीड चेंज हो रही हो, मतलब उसमें एक्सेलरेशन हो रही हो या उसकी स्पीड बढ़ रही हो या कम हो रही हो, तो फिर इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो है उस पर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है और फिर वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। होप सबको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट तीन हालतों में ही हो सकता है, या रुका होगा, या मूव कर रहा होगा कांस्टेंट स्पीड के साथ, या मूव कर रहा होगा एक्सेलरेशन के साथ। अगर रुका हुआ है तो नेट फोर्स ज़ीरो है, बॉडी इक्विलिब्रियम में। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ,
उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, तो अगेन जो है वो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है, बॉडी इक्विलिब्रियम में। लेकिन जो इसका लास्ट केस बनता है वो ये कि बॉडी मूव कर रही है, लेकिन अब वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रही, बल्कि उसमें एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन हो रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगी और बॉडी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अब बुक से देखते हैं वो बुक वाला क्या कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट अ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही था कि जो चीज़ जिस हालत में होती है वो उसी हालत को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, जो चीज़ रेस्ट पे है वो अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करती है, जो चीज़ मूव कर रही है वो अपने आप को उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते रहना चाहती है। इन अ स्ट्रेट लाइन इफ़ नो रिजल्टेंट और नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स एक्ट नहीं करती, तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से तो वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी। कोई एक्सेलरेशन तभी आएगी जब उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट करेगी। फिर उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा जब तक उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कोई एक्ट नहीं करती। एग्जाम्पल उस वाले बुक में दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल आ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल। अगर एक बुक टेबल पड़ी हुई है या कोई पिक्चर जो है वो वॉल के साथ हैंग कर रही है तो वो रेस्ट पर है, तो उनका रेस्ट पे होना क्या बता रहा है। लेट्स सपोज बुक की अगर हम बात करें, द वेट ऑफ द बुक एक्टिंग डाउनवर्ड इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड रिएक्शन ऑफ द टेबल। कि बुक के ऊपर फोर्सेस, अगर बुक रेस्ट पर है तो इसका मतलब बुक पे फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, ऐसी बात नहीं है। बुक का जो वेट है वो टेबल पर एक्ट कर रहा है और टेबल उसको एक अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दे रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बुक रेस्ट पर है, मतलब बुक के ऊपर कोई नेट फोर्स पर एक्ट नहीं हो रही। कंसिडर अ लॉग ऑफ वुड ऑफ वेट W सपोर्टेड बाय रोप एज शोन इन द फिगर, ये दिखाया हुआ है। अब इसका वेट है डाउनवर्ड और ये दोनों जो रोप्स हैं उनकी टेंशन जो है वो उसको अपवर्ड लेके जाने की कोशिश कर रही है। अब जब उसका वेट इसकी इनकी टेंशन के सम से कैंसिल हो जाएगा तो वो जो लॉग ऑफ वुड है वो अपनी जगह पर एज इट इज़ रिटेन रहेगा। तो इसका मतलब इस पर कोई नेट फोर्स नहीं है। नेट फोर्स अगर इस होती तो उसको किसी एक डायरेक्शन में मूव होना पड़ता। तो consider a log of wood of weight W supported by the rope as shown in figure. Here the weight W is balanced by the force F1 and F2 pulling the log upward. तो इस तरीके से ये दो एग्जांपल उसने डिस्कस की हमसे, एक बुक की और दूसरा जो है वो लॉग ऑफ वुड की, कि ये दो केसेस ऐसे हैं, दो एग्जांपल ऐसी हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और दो सारी फोर्सेस उसके उनके ऊपर बैलेंस हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, कोई फोर्स उन पर बच नहीं रही। अब हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो मूव कर रही है और उसके ऊपर भी कोई फोर्स बच नहीं रही। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज जीरो। उनके ऊपर भी फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। लेट्स सपोज अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल रोड एंड एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर एग्जांपल ऑफ द बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। तो चाहे जहाज़ हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे जो भी हो, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी और वो बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होगी। ये नहीं कि जो बॉडी मूव कर रही है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अगर बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो फिर उसको इक्विलिब्रियम में ही होना चाहिए। अब यहाँ पर बुक वाले ने नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और आपने नोट कर लेना क्या कि इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं। एक कहलाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये कौन सा वाला केस होता है? स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो और उस वक्त वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा तो फिर हम उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ड्यूरिंग मूवमेंट वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो फिर वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का केस बन जाता है। तो ये अपने इनके साथ नोट कर लेना है, डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो A cyclist pushes the pedal of a bicycle. This form अच्छा ये तो पूरा पुराना वो कपल वाली जो बात चल रही थी उसके बारे में, लेकिन अभी इसको भी देख लें, आ गई है सामने। तो cyclist pushes the pedal of a bicycle, तो एक फोर्स यहाँ लगती है, एक फोर्स ऑपोजिट लगती है, तो ये कपल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो the pedal cause the tooth wheel to turn, make the rear wheel of the bicycle to rotate। कि ये यहाँ पर जो आगे इसके ऊपर दांत बने होते हैं, शेर के नहीं होते,
वैसे लोहे के दांत होते हैं, तो जिसकी वजह से फिर वो रोटेट करता है ये वाला पैडल व्हील, और उसके साथ फिर वो रेयर व्हील जो होता है वो भी रोटेट करता है। तो ये खैर उधर की बात थी जो मिसिंग थी, तो यहाँ पे बीच में आके इसने टांग अड़ा ली है। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दस रिमेन एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका शॉर्टकट कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी कब, जब वो रेस्ट में हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। सिंपल इज द केस। अब हमने जो डिटेल इसकी देखनी है वो ये देखनी है कि कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या चीज़ें हैं। दो कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की, और वो क्या हैं। इन द अबव एग्जांपल वी सी दैट अ बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इज इन इक्विलिब्रियम क्यों इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है या रेस्ट में, तो ऑब्वियसली उसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, तो उस वजह से वो इक्विलिब्रियम में होगा। फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो उसको दो कंडीशन जो है वो फिर सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है वो भी हम देखते हैं, और सेकंड कंडीशन क्या कहती है वो भी हम आज देखेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट कंडीशन कहती है a body is said to satisfy first condition for equilibrium if the resultant of all the forces acting on it is zero। ये वही बात है जो पीछे हम सारी डिटेल देखते रहे कि अगर सब फोर्सेस का सम जो है वो उसके ऊपर ज़ीरो आ रहा हो तो हम कहते हैं कि ये बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है, और ये बॉडी फिर इक्विलिब्रियम में आने के काबिल हो रही है। लेकिन इसके बाद हमें सेकंड कंडीशन को भी देखना पड़ता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो वही फोर्स के बारे में जिसके बारे में अभी हम इतनी डिटेल से देखते आए हैं बात को। अब हमने थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ बात करनी है। लेट द नंबर ऑफ फोर्सेस, कि हम ऊपर बात करें ना, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ जीरो, कि अगर सब फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो आ रहा हो तो मोनी फोर्स के बारे में बात करें लग पड़े। अब हम लेट द एन नंबर ऑफ फोर्सेज F1, F2, F3, Fn आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट इन सब का सम क्या आ रहा हो, ज़ीरो। अब सम को सम करने के लिए एक साइन यूज़ होता है इस तरह से, इसको कहते हैं ग्रीक लेटर होता है, इसको कहते हैं सिग्मा। अच्छा, तो सिग्मा एफ का मतलब जितनी भी फोर्सेस ऊपर ऐड हो रही हैं उन सब को रिप्रेजेंट किया जा रहा है सिग्मा एफ के साथ। तो वो भी ज़ीरो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, अलबत्ता आपने दोनों लिखने हैं। तो द सिंबल सिग्मा इज़ अ ग्रीक लेटर कॉल्ड सिग्मा यूज्ड फॉर समेशन। तो ये जो हमारे पास आई है ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आई है कि सम ऑफ फोर्सेस उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। या ज़ीरो हो तो हम कहते हैं इसकी फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई हो रही है या हो चुकी है। अब इसकी फर्दर डिटेल है, सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो कैसे होंगी, कि क्योंकि हमने चैप्टर के अंदर अभी यहाँ पीछे बड़ी डिटेल के साथ यहाँ पर डिस्कस किया था आपके पास के कोई भी फोर्स हो तो हम उसको दो फोर्सेस के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं, Fx और Fy। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारे पास फोर्सेस आ रही हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6 टिल Fn मतलब बहुत सारी फोर्सेस हैं। तो हर फोर्स का फिर एक x का कंपोनेंट होगा, हर फोर्स का एक y का कंपोनेंट होगा। F1 x होगा तो F1 y भी होगा, F2 का F2 x होगा तो F2 y होगा, F3 का F3 x होगा, F3 y होगा। इसी के चलते चलते आखिरी Fn होगा, उसका Fn x होगा तो Fn y भी होगा। तो इस तरह से हम उन सब फोर्स को x और y में रिजॉल्व कर देते हैं, मतलब स्प्लिट कर देते हैं उन फोर्सेस को। तो अब ये फर्स्ट कंडीशन जो भी हम पीछे देख रहे थे इसको अगर हम डिटेल से देखें तो बात ये निकलती है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है और सम ऑफ फोर्सेस उसकी ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये बनेगा कि उसकी जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उन सब फोर्सेस के उनका सब सम भी ज़ीरो आना चाहिए। हर फोर्स के जो वाई कंपोनेंट हैं उन सब फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करें तो उन का सम भी ज़ीरो आना चाहिए। The first condition for equilibrium can also be stated in terms of x and y component of the forces acting on the body as। तो उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से कि सबके सम इक्वल टू ज़ीरो, सबका y कंपोनेंट का सम इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है ना,
अब इसमें जो F1x प्लस F2x ये सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज है, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन को लिखेंगे सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये पीछे हमारे पास आ रहा था सिग्मा F इज इक्वल टू 0, ये आगे जाके दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, सिग्मा Fx इक्वल टू 0 और सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। ये उसकी डेरिवेशन है फर्स्ट कंडीशन की। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है ये आपका क्योंकि लॉन्ग का टॉपिक है, आपने इसको एज इट इज़ सारे को प्रिपेयर भी करना है, सारे को एज इज आपने लिखना भी है। ख़ास तौर पर ये जो डेरिवेशन है इसको आप रफ में भी जो है ना प्रिपेयर करके 2-3 दफ़ा लिखें, क्योंकि अगर आप इसको पहले से प्रिपेयर करके नहीं लिख रहे होंगे, आप खाली देख के लिख लेंगे तो आपसे एग्ज़ाम के अंदर नहीं लिखा जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। एन कहाँ लिखना है, आप हो सकता है उसको एन को पावर में लिख दें, 3 को हो सकता है पावर में लिख दें, या 3 को शुरू में लिख दें। ये 3 छोटा सा लिखना है आपने सब्सक्रिप्ट की फॉर्म में, 3 बड़ा भी करके साथ लिखेंगे वो भी गलत काउंट होगा। तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपकी पहले इनकी प्रैक्टिस नहीं इतनी हुई होती, क्योंकि पहले पढ़ा ही नहीं होता इस तरह की कोई चीज़। तो आपको अगर ये नहीं होती आपके लिए चीज़, तो आपको इसको बार बार 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करना है, ताकि आप सही तरीके से इसकी जो है ना इसको लिखना आपको आ जाए। अब इन्हीं 2 कंडीशंस की आगे डिटेल वो कहता है, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल आर एट रेस्ट। जिस तरह से पीछे एक बुक थी टेबल पड़ी हुई, या जो है वो इस तरह से ये एक वॉल के साथ एक पिक्चर हैंग कर रही है, उनके बारे में बात कर रहा है कि वो रेस्ट पर हैं और वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरीके से ये पैराट्रूपर है, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड आ रहा है। तो आपने चैप्टर 2 के अंदर भी पढ़ा था कि जो पैराट्रूपर डाउनवर्ड आता है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आने लग जाता है, जिसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है पैराट्रूपर भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा होता है। मतलब जो भी चीज़ यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और या रेस्ट पर है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को वो सेटिस्फाई कर रही होती है चीज़। तो अगर फर्स्ट कंडीशन से इतनी डिटेल से पता चल गया कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तो फिर हमें किसी और कंडीशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि जी कोई और कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ही हम तसल्ली कर सकते हैं कि जी अब बॉडी जो है ये कम्प्लीटली जो है ये इक्विलिब्रियम में, अब इसके बाद हमें किसी शक व शुबा की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम तसल्ली के साथ कह सकते हैं। तो क्यों हमें सेकंड कंडीशन को भी देखना पड़ता है? फर्स्ट कंडीशन में इतनी डिटेल से तो हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के होते हुए हमें क्यों सेकंड कंडीशन की ज़रूरत पड़ रही है, अब हमने इस टॉपिक के अंदर देखना है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक दफ़ा हम ये फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन के साथ टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इनकी एग्जांपल्स और क्विक क्विज वगैरह को जब देखेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन आपने इस पूरे टॉपिक को पहले इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जांपल्स लिखनी है, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट कंडीशन को फुल लिखना है, फिर अपने उसके बाद सेकंड कंडीशन को भी फुल लिखना है यहाँ से। अब इस टॉपिक में हम देखते हैं कि क्यों हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत पड़ रही है। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। इंश्योर का मतलब यकीन दहानी कराना, कि फर्स्ट कंडीशन हमें इस चीज़ का कोई यकीन दहानी नहीं करा पाती कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। किस तरह से, जिस तरह से अब ये ऊपर वाली बॉडी है ना, इसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और हम तसल्ली के साथ हैं कि जी इधर की फोर्स उधर की फोर्स कैंसिल हो रही है, बॉडी इक्विलिब्रियम में, हाँ जी ठीक है, बात ऐसे ही है। अब नीचे वाली अगर बॉडी को देखते हैं, इधर भी राइट में फोर्स लग रही है, इधर भी लेफ्ट में फोर्स लग रही है, दोनों फोर्स इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर देंगी, तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन के लिहाज से भी। फर्स्ट कंडीशन के लिहाज से यही था ना कि रिजल्टेंट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो सेकंड जो बी वाली बॉडी है, इसके ऊपर भी रिजल्टेंट फोर्स 0 यानी 0 ही आ रही है ना, जितनी फोर्स राइट पर है उतनी फोर्स लेफ्ट पर है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे को वो क्या कर देनी चाहिए, उनको कैंसिल कर देना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रही है, ठीक है, आ रही है, तो इस बॉडी को भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जब इसको गौर से, तो हमें तो नज़र आता है कि ये तो वो पुराना केस खुल गया, कौन सा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग नॉट अलोंग अ सेम लाइन, जो हमने जिसके बारे में कपल में बात की थी कि इससे कपल क्रिएट हो जाता है। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि अगर ये हालात हुए तो इसमें तो फोर्सेस ठीक है इक्वल होंगी, ऑपोजिट होंगी, कैंसिल कर देंगी, रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगी। लेकिन ये बॉडी तो रुकी नहीं रहेगी, ये तो घूमने लग जाएगी। अगर पहले रुकी थी तो अब इन फोर्सेस की वजह से तो ये घूमने लग जाएगी, और अगर घूमने लग जाएगी तो, और पहले रुकी हुई है और इसका घूमना बताएगा कि इसके अंदर फिर मूवमेंट आना शुरू हो गई है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन होने लगी है, तो फिर तो इसका मतलब है कि इसको इक्विलिब्रियम में नहीं होना चाहिए फिर तो, और फिर इस तरह से ये इक्विलिब्रियम में होती भी नहीं है।
तो फिर हमारे पास अब ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये बी वाली जो बॉडी है, ये ए वाली बॉडी भी बी वाली दोनों फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, रिजल्टेंट फोर्स दोनों में ज़ीरो है। लेकिन सेकंड वाली बता रही है कि आपकी फर्स्ट कंडीशन के होते हुए भी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो आपको फिर किसी और कंडीशन को भी देखना पड़ेगा। वो क्या? वो ये कि ये जो आपके पास केस बन रहा है, इसमें फोर्सेस कैंसिल हो रही है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, लेकिन बॉडी रोटेट करने के काबिल हो रही है, रोटेशन उसमें आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है सेकंड कंडीशन फिर हमारे पास ये बनती है कि फर्स्ट कंडीशन के होते हुए बॉडी के अंदर कोई रोटेशन भी नहीं आनी चाहिए। अगर बॉडी में रोटेशन भी नहीं आ रही और फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर तो हम तसल्ली कर सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में। अच्छा, रोटेशन को क्या कहते हैं हम? टॉर्क। मतलब उस बॉडी में कोई टॉर्क भी नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए और कोई टॉर्क भी नहीं होना चाहिए। तो वो अब किस तरह से होगा? तो वो अपने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पढ़ा था कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। और कपल में आपको पता है कि दोनों टॉर्क या तो क्लॉकवाइज होते हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, या दोनों। तो फिर इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं करेंगे, दोनों जब एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो फिर जो है वो बॉडी इक्विलिब्रियम में ये वाली इस तरह की नहीं होगी। इक्विलिब्रियम में बॉडी वही होगी जो इसके फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, और अगर उसके अंदर कोई रोटेशन वाली ऑप्शन आ रही है तो फिर उसमें रोटेशन क्लॉकवाइज वाली और एंटी क्लॉकवाइज वाली दोनों होनी चाहिए, और दोनों फिर एक दूसरे को कैंसिल भी कर रही हों। अब डिटेल से देखते हैं बुक वाला क्या कहता है। सर बुक वाला तो कुछ ना कुछ कह ही रहा होता है, उसकी सुननी पड़ती है। बहरहाल में फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम does not ensure that a body is in equilibrium. This is clear from following example. Consider a body pulled by the forces F1 and F2 as shown in figure A. ऊपर वाली A की बात हो रही है। The two forces are equal but opposite to each other. Both are acting along the same line. ये जो ऊपर वाली है, unlike parallel forces are along a same line. Hence their resultant will be zero. ठीक हो गया? फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आगे चलते हैं। According to first condition, the body will be in equilibrium. नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द फोर्सेज। अब ये जो लोकेशन ऑफ फोर्सेज थी पहले जरा बिल्कुल एक दूसरे के सामने एक्ट कर रही थी, अब इनको एक को ऊपर कर दें और एक को नीचे फोर्स लगाएं। एज शोन इन द फिगर 4.30b, नीचे वाली जो थी। इन दिस सिचुएशन द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम ऑल्दो द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। इट इज़ बिकॉज द बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट। उसकी वजह क्या है कि अब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन बॉडी रोटेट करने के काबिल हो चुकी हुई है। This situation demands another condition for equilibrium in addition to the first condition for equilibrium. वो क्या कहलाती है? This is called second condition. लाजमत है एक के बाद दो ही आता है। गली में ले से किसी को पकड़ कर पूछेंगे ना तो कहेगा एक के बाद दो ही आता है। तो फर्स्ट कंडीशन के बाद क्या होगी? सेकंड कंडीशन। दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू दिस का मतलब सेकंड कंडीशन की बात कर रहा है। A body satisfies second condition for equilibrium when the resultant torque acting on it is zero. अगर उसके ऊपर जो resultant torque है वो ज़ीरो हो, मतलब आपके पास या तो बॉडी घूम ही ना रही हो, और अगर घूम रही है तो फिर वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रही हो। जिस तरह से हमारे पास लेट सपोज पंखा चल रहा होता है, पंखा जब ऑन करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, थोड़ी देर के बाद वो कांस्टेंट स्पीड पर आ जाता है। जब कांस्टेंट स्पीड पर आ जाता है तो फिर उस वक्त उसके अंदर फर्दर जो है वो कोई नेट टॉर्क क्रिएट नहीं हो रहा होता जो उसको फर्दर उसकी स्पीड को बढ़ा रहा हो, या किसी वजह से उसकी स्पीड कम हो रही हो, तो इस तरह का काम नहीं हो रहा होता। नेट टॉर्क उसके ऊपर अब फर्दर नहीं होता, घूम रही होती है चीज़, टॉर्क उसमें होता है लेकिन रिजल्टेंट टॉर्क उसके अंदर नहीं होता, नेट टॉर्क उसके अंदर नहीं होता। तो या ये सिचुएशन होनी चाहिए कि बॉडी के अंदर घूमने की सलाहियत ही ना आ रही हो, जिस तरह से आपके पास ए वाली डायग्राम थी ऊपर वाली, तो फिर वो फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी, सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर बॉडी के अंदर घूमने की सलाहियत आ रही है, तो जब आ रही है तो फिर तो वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। लेकिन अगर वो कांस्टेंट स्पीड पे चलने लग जाए, बेशक घूम रही हो, कांस्टेंट स्पीड पे घूमने लग जाए, तो फिर वो भी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने लग जाएगी। मतलब उसमें फर्दर कोई नेट टॉर्क वाली बात नहीं होगी। हाँ, आपका पंखा कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी। जब आपकी स्पीड फर्दर आपने बढ़ा रहे हैं और बढ़ती जा रही है, थोड़ी देर बाद नई स्पीड पे वो बड़ी हुई स्पीड पे दोबारा कांस्टेंट स्पीड पे आ जाएगा पंखा। तो
लेकिन जिस दौरान उसकी स्पीड बढ़ रही होगी उस दौरान उसमें नेट टॉर्क आ रहा होगा, तो उसकी स्पीड को बढ़ा रहा होगा, तो उस दौरान तो वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। लेकिन जब भी पंखा चाहे स्लो चल रहा हो चाहे तेज़ चल रहा हो, अगर कौन स्पीड से चल रहा है तो उसमें नेट टॉर्क फिर नहीं होगा और वो फिर सेकंड कंडीशन को ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन के साथ आपको रोटेशन वाली कंडीशन मतलब सेकंड कंडीशन को भी फुलफ़िल करना पड़ता है, तब जाके आपकी बॉडी कम्प्लीटली तसल्ली के साथ आप कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो ये आपने मैथमेटिकली सम ऑफ टॉ इज इक्वल टू 0 तक अपना टॉपिक कंप्लीट करना है। आपने साथ 4.12 नहीं लिखना। तो यहाँ तक आपकी जितना टॉपिक हो चुका हुआ है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, आपने इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लिख देना है। डायग्राम भी साथ में बना लेनी है जो आपकी साथ अटैच थी डायग्राम टॉपिक के। तो फिर इसके बाद हमें इसके एग्जांपल न्यूमेरिकल और कोई क्विज़ वगैरह डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।